हेलो लिसनर, मैं आपकी राइटर आनी उर्फ अनामिका। उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। ऑडियो में किसी तरह की परेशानी हो तो माफ करिएगा। ये मेरी नहीं एआई की आवाज़ है। कहानी को लेकर अपनी राय आप लोग मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैप्टर 46 वफा की सज़ा। वैदेही ने अपना प्लान सबके सामने रखा, जो सुनकर मनस और आर्या दोनों को काफी तेज गुस्सा आ गया। मनस ने अपने गुस्से पर से काबू खो दिया और वो वैदेही पर चिल्लाने लगी। चलाते हुए उसके मुंह से कुछ ऐसा निकला जो सुनते ही आर्या का चेहरा पक से सफेद पड़ गया। मनस ने अनजाने में कुछ महीनों पहले के इंसिडेंट का जिक्र कर दिया था और इस बारे में कह दिया था कि उन दोनों के बीच की दुश्मनी क्या है। आर्या को ये डर लगने लगा था कि कहीं कुछ वक्त पहले हुए इंसिडेंट के बारे में मनस के मुंह से नान निकल जाए। डर के मारे आर्या ने जल्दी से मनस का हाथ धीरे से पकड़ के दबा दिया। एक दबाव अपने हाथों पर महसूस करते ही मनस चुप हो गई। उसे समझते देर नहीं लगी कि ये कौन है और उससे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। मनस का मुंह बंद होते ही आर्या को मानो चैन की एक सांस आई हो। खुद को संभालते हुए मनस वंश की तरफ मुड़ी और उससे कहा, आचार्य कॉन्ग्लोमरेट कभी भी आरएम ग्रुप से कोई कोलैबोरेशन नहीं करेगा। फिर उसने वैदेही की तरफ अपना सर घुमाया और उससे कहा, अगर तुम्हें आरएम ग्रुप के साथ अपना प्रोजेक्ट करना है तो तुम इसके लिए बिल्कुल फ्री हो, मगर ये कभी मत सोचना कि आचार्य कॉन्ग्लोमेरेट कभी भी आरएम ग्रुप के साथ कोई भी कोलैबोरेशन करेगा। ये डिसीजन पूरी तुम्हारा होगा कि तुम्हें ये प्रोजेक्ट किसके साथ करना है, पर इन दोनों कंपनियों को दोबारा एक साथ करने की सोचना भी मत। भूलो मत तुम्हें ये पोजीशन क्यों दी गई है। बिना कुछ कहे ही मनस ने एक चेतावनी वैदेही को दे दी थी और अब वैदेही को फैसला लेना था कि इसका क्या सोल्यूशन होगा, क्योंकि आचार्य कॉन्ग्लोमेरेट तो कभी भी आरएम ग्रुप के साथ किसी कोलैबोरेशन के लिए कभी हाँ नहीं कहेगा। अपनी बात कहते ही मनस ने आर्या का हाथ पकड़ा और अपने हाथों से टेबल को छूते हुए वहां से निकलने के लिए आगे बढ़ गई। इस वक्त मनस काफी ज्यादा गुस्से में थी। गुस्सा तो आर्या के मन में भी था, मगर गुस्से से ज्यादा उसके अंदर एक डर था कि कहीं वैदेही के सामने अतीत का कोई पन्ना ना खुल जाए। कमरे से बाहर निकलते ही आर्या तेजी से आगे बढ़ने लगी और उसने मनस का हाथ पकड़ा हुआ था। वो लोग अब भी आगे बढ़ा ही रहे थे कि कॉरिडोर क्रॉस करते हुए मनस अचानक ही किसी से टकरा गई। मगर आर्या ने मनस का हाथ पकड़ा हुआ था, जिस वजह से वो लड़खड़ाई तो मगर वो गिरी नहीं। आर्या ने जैसे ही उस इंसान को देखा, उसकी आंखें बाहर आने को थीं और उसने तेजी से अपना चेहरा दूसरी तरफ किया और जल्दी से अपनी पकड़ को मनस की हाथ पैर मजबूत कर उसे तेजी से खींचने लगी। वहां से निकलते हुए आर्या को ऐसा लग रहा था कि वो मिस्टर इंडिया ही बन जाए। उसका चेहरा पसीने से तर हो चुका था और वो कैसे भी करके जल्द से जल्द उस होटल से बाहर आना चाहती थी। 3 पीस ब्लैक सूट में वो इंसान आर्या और मनस को जाते हुए देख रहा था, मगर उसने उन दोनों में से किसी का भी चेहरा ध्यान से नहीं देखा था। मगर अचानक आर्या का वहां से इस तरह से जाना उसे बड़ा अजीब लगा था। मगर फिर इन बातों को अपने दिमाग से निकालकर वो आगे बढ़ गया। तो वही उस प्राइवेट रूम में वंश और वैदेही अकेले थे और वैदेही ने परेशानी से अपना सर पकड़ लिया था। ये तो वैदेही वापस वहीं पर आ गई जहां से इन सब की शुरुआत हुई थी। अब वापस से फैसला उसके ऊपर आ चुका था। अब उसे फिर से चुनना चुनना था कि वो ये प्रोजेक्ट किसके साथ करना चाहती है। वो किसे अपना इन्वेस्टर बनाना चाहती है, क्योंकि आरएम ग्रुप और आचार्य कॉन्ग्लोमेरेट तो आपस में कोलैबोरेट करने से रहा। उसने परेशानी से अपना सर पकड़ लिया और वो वही चेयर पर बैठ गई। वंश भी उसके बगल में चेयर पर बैठ गया। कुछ देर बाद वैदेही ने कहा, आखिर ऐसा भी क्या हुआ है आप लोगों के बीच ये मनस मैम और आर्या मैम आप लोग से इतना ज्यादा नफरत करती है? पहले मुझे लगा था ये बस एक बिजनेस राइवलरी है, पर ये मुझे बिजनेस राइवलरी से कहीं आगे की बात लग रही है।
अतीत से अनजान वैदेही बस अब अपने सवालों के जवाब जानना चाहती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं फैसला लेने के लिए उसका पूरा सच जानना जरूरी था। आर्या और मनस दोनों ही वैदेही के साथ बहुत अच्छी थी, जिस कारण वह बिना सोचे समझे फैसला लेना नहीं चाहती थी। वैदेही के सवाल पर वंश के चेहरे के भाव बदल गए। वो सोच में पड़ गया कि आखिर वो वैदेही को क्या जवाब दे। आखिर वो गरिमा का जिक्र तो नहीं कर सकता था कि ये सब कहीं ना कहीं गरिमा से लिंक्ड। फिर तो भूल ही जाओ कि वैदेही उसकी कोई भी बात सुनेगी या उसकी किसी तरह की मदद करेगी, क्योंकि भले ही वैदेही उसे इंसान को ना जानती हो जो गरिमा के साथ था, जो कि गरिमा की हालत का जिम्मेदार था, मगर यह तो मुमकिन नहीं हो सकता कि वैदेही गरिमा की हालातों के बारे में भी जानती ही ना हो। कुछ पल रुककर उसने वैदेही से कहा, कुछ महीनों पहले एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में हमारा एक दूसरे से एनकाउंटर हुआ था। हम दोनों की ही कंपनी एक ही प्रोजेक्ट पर फाइट कर रही थी। आरएम ग्रुप को किसी भी कीमत पर वो प्रोजेक्ट चाहिए था, जिसकी वजह से कंपनी के सेकंड पार्टनर ने आचार्य कॉन्ग्लोमेरेट के शेयर्स को डाउन करना शुरू कर दिया। इस वजह से वो प्रोजेक्ट आचार्य कॉन्ग्लोमेरेट के हाथों से निकल गया। ये प्रोजेक्ट काफी बड़ा था और ये दोनों ही कंपनीज के लिए काफी ज्यादा जरूरी था। उस वक्त मैं अब्रॉड का बिजनेस हैंडल कर रहा था, इसलिए मुझे उस प्रोजेक्ट की ज्यादा डिटेल्स तो नहीं पता है, मगर उस प्रोजेक्ट के इम्पोर्टेंस में अच्छी तरह जानता हूँ। बातचीत के दौरान वंश ने एक बार भी विदर्भ का नाम लेने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वैदेही विदर्भ के बारे में जानती है या नहीं, और वो कितना जानती है। वो कोई रिस्क नहीं ले सकता था। उसे ये तो कन्फर्म्ड था कि वो ये नहीं जानती कि विदर्भ उसी कंपनी का सेकंड पार्टनर है, बट वो और कुछ जानती है या नहीं, या कितना जानती है बॉस। वो इस बात को लेकर कोई भी खतरा मोल लेने के मूड में नहीं था। वंश की बातें सुनने के बाद वैदेही सोच में पड़ गई। वैदेही ने अपना सर पकड़ा हुआ था और उसने वैसे ही वंश से कहा, अब मैं क्या करूं? ये तो सारी चीजें फिर से वैसे ही हो गई। वंश ने बहुत ही शांति से वैदेही से कहा, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम क्यों डिसीजन नहीं ले पा रही हो? दोनों ही कंपनी एक जैसी पोजीशन पर है। फिर प्रॉब्लम कहाँ है? तुम किसी को भी चुन सकती हो। और बात रही तुम्हारी जॉब की, तो वो तो तुम आरएम ग्रुप में भी कर सकती हो। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी पोस्ट का इंतजाम कर दूंगा और सैलरी को लेकर भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो सब कुछ भी मैं हैंडल कर लूंगा। वंश की बात पर वैदेही ने कहा, पॉइंट बस सैलरी या जॉब की नहीं है। मुझे ये सब मेरी बहन की वजह से मिला है। अगर मैंने कोई भी गलत डिसीजन लिया तो इससे उसकी रेपुटेशन भी बिगड़ जाएगी। मेरी बहन ने बहुत मेहनत की है और तब उसने अपना नाम बनाया है। तुम नहीं जानते, हम लोगों को पिराने के लिए भी उसने कितना स्ट्रगल किया है। ऐसे में मैं उसके नाम पर कोई आंच नहीं आने दे सकती। मुझे सिर्फ अपना प्रॉफिट नहीं देखना है। अब मैं अपनी बहन से भी जुड़ चुकी हूँ। मुझे उसके नाम को भी अपने साथ लेकर चलना है। मैं उसके स्ट्रगल को कभी नहीं भूल सकती। वंश ने जो कुछ भी जितना भी गरिमा के बारे में सुना था, और अब जो कुछ भी वह वैदेही के मुंह से गरिमा के बारे में सुन रहा था, उसे अपने अंदर एक गिल्ट महसूस हो रहा था और उससे गरिमा के लिए भी काफी बुरा लग रहा था। उसके दोस्त ने जो कुछ भी गरिमा के साथ किया था, भले ही वो सब कुछ उसने अपनी आंखों से नहीं देखा था, मगर वो सारी बात जानता था और वो कह सकता था कि उसका दोस्त कितना गलत था। भले ही आज वो पछता रहा था और अपनी गलतियों को सुधारना चाहता था, मगर गलतियां तो वो कर चुका था और गरिमा ने बहुत कुछ सह लिया था। उसके दोस्त ने भी गरिमा की जिंदगी को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, मगर फिर भी उसे अपने दोस्त की मदद तो करनी ही थी। यही सब सोचकर वंश ने वैदेही से कहा, तुम्हें जो डिसीजन लेना है तुम ले सकती हो। तुम पूरी तरह से फ्री हो, पर हमारे बीच दोस्ती तो हो ही सकती है और मैं तुम्हें थोड़ी बहुत गाइडेंस भी बिजनेस को लेकर दे दिया करूंगा। चाहे तुम हमारे साथ बिजनेस करो या ना करो, यह पूरी तरह से तुम पर डिपेंड होगा। वैदेही को वंश का इस तरह से बात करना बहुत अच्छा लग रहा था। उसने वैदेही की मुश्किलें बढ़ाने की जगह उसके रास्ते आसान करने की कोशिश की थी। आगे क्या होगा वैदेही का फैसला। आगे क्या करेगा वंश? किससे टकराई है मनस?
क्यों पर गया आर्या का चेहरा सफेद? कौन था वो आदमी? कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए पढ़िए वफा की सजा। चैप्टर 47, वफा की सजा। आर्या और मनस जब जा रहे थे तो वो लोग किसी से टकरा गए और आर्या ने जैसे ही उस इंसान से माफी मांगने के लिए अपना चेहरा उसकी तरफ किया और उसे कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था तो उसे आदमी का चेहरा देख आर्या का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। आर्या ने फौरन ही अपनी पकड़ मनस के हाथ पर मजबूत की और उसे खींचकर वहां से लेकर चली गई। वो आदमी ना आर्या का चेहरा देख पाया और ना ही मनस का। वो आदमी कन्फ्यूज्ड हो गया और फिर इन सारी बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए वहां से चला गया। प्राइवेट रूम में वैदेही और वंश एक दूसरे से बात कर रहे थे और वंश ने अपनी बात बहुत ही शांति से वैदेही के सामने रखी और उसे पूरी तरह से अपने बात में लेने की कोशिश की। वंश अपनी इमेज वैदेही के नजरों में काफी अच्छी बना ली थी। वंश से बात करने के बाद वैदेही अपनी जगह से खड़ी हुई तो वंश ने उससे कहा, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। मगर वैदेही का मूड पहले ही खराब था, इस वजह से उसने शांति से वंश को मना कर दिया। वंश ने थोड़ा जिद करने की कोशिश की मगर वैदेही ने उसकी बात नहीं मानी और वो अकेले ही उस होटल से निकल गई। कार में बैठने के बाद मनस ने आर्या से कहा, ये क्या तरीका है? तुम इस तरह से खींच क्यों रही थी मुझे? अपने दांत पीसते हुए आर्या ने कहा, अगर मैंने ऐसा किया है तो कुछ तो कारण होगा। फिलहाल यहाँ से निकलना ज्यादा जरूरी है। आर्या की आवाज में उसका डर, उसकी घबराहट मनस महसूस कर पा रही थी और उसने अपना हाथ बढ़ाकर आर्या का हाथ पकड़ा और उसे हल्का दबाते हुए कहा, क्या बात है? तुम परेशान लग रही हो, कुछ हुआ है? मनस के इस तरह पूछने पर आर्या मैं अपनी बेचैनी को कम करने की कोशिश की और हाँ, मी भरते हुए कहा, एक्चुअली मैं वो। अपने शब्दों पर जोर डालते हुए मनस ने कहा, ये हकला क्यों रही हो? साफ साफ कहूं क्या बात है? खुद को संभालते हुए आर्या ने कहा, एक्चुअली जिससे तुम टकराई थी वो मानस था। मानस इंडिया वापस आ गया है। मनस ने हकलाते हुए कहा, मानस सहगल, नहीं नहीं नहीं, यहाँ ऐसी नहीं हो सकता। मानस यहाँ नहीं आ सकता, वो तो चला गया था ना। मनस अपने ही ख्यालों में गुम हो चुकी थी और उसने डरते हुए आर्या से पूछा, क्या मानस ने मुझे देख लिया? मनस की हालत डर के मारे खराब हो चुकी थी। आर्या उसे संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ बैंगलोर, गरिमा और आदित्य घर पर ही थे और आज गरिमा कहीं बाहर नहीं गई थी। मनस और आर्या ने उसे पहले ही विदर्भ के बैंगलोर आने के बारे में बता दिया था। इस वजह से वो कहीं बाहर नहीं जा रही थी, मगर वो अपनी बेचैनी और डर आदित्य को दिखाना नहीं चाहती थी, जिस वजह से वो अपने आप को काम में बिजी रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो किसी फाइल में कुछ काम कर रही थी और आदित्य उसके पास आया और उसके हाथ से वो फाइल लेता हुआ गरिमा के हाथों में जूस का ग्लास पकड़ाते हुए गरिमा से बोला, कम से कम तुम्हें मेरे सामने कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ये जूस खत्म करो, फिर मुझे तुमसे बात करनी है। वैसे तो गरिमा ने खुद को शांत ही रखा था, मगर उसकी आंखों की बेचैनी आदित्य की नजरों से छिप नहीं पाई। गरिमा धीरे धीरे जूस पीने लगी। आदित्य ने एक चेयर खींची और गरिमा के सामने बैठते हुए बोला, तुम कब तक यहाँ खुद को बंद रखने का सोच रही हो? तुम क्यों डर रही हो विदर्भ से? तुम्हें भी अच्छी तरह पता है विदर्भ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहते हुए आदित्य ने धीरे से गरिमा का हाथ पकड़ा हुआ था। अपनी बात को जारी रखते हुए आदित्य ने आगे कहा, पिछली बार तुम खुद पीछे हटी थी और हम कमजोर नहीं थे और ना अब है, और तुम कब तक उससे छिपती रहोगी? कभी ना कभी तो तुम्हें उसका सामना करना ही होगा। फिर अभी क्यों नहीं? गरिमा की आंखों में नमी उतर आई और उसने आदित्य से कहा, मैं विदर्भ से डरती रही हूं आदि। मैं बस अपने बच्चों का सामना नहीं करना चाहती, वरना मैं टूट जाऊंगी। मैं बहुत मुश्किल से खुद को संभाले हुए हूं और बच्चों से दूर हूं। अगर मेरा सामना फिर से उनसे हो गया तो मैं ये हैंडल नहीं कर सकती। गरिमा की आंखें लाल होने लगीं तो आदित्य ने जल्दी से उसे अपने गले से लगाया।
आज उसे महसूस हो रहा था कि जैसे उसके इतने महीनों की मेहनत बेकार थी। आज गरिमा को इस तरह देख आदित्य को अपने दिल में एक टिस सी महसूस हो रही थी। विदर्भ के जिक्र भर से ही आज गरिमा की ऐसी हालत थी, तो न जाने तब क्या होगा जब गरिमा और इधर आमने सामने आएंगे। यह सब सोच उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके दिल को जकड़ रहा है और खींचकर उसके दिल को उसके सीने से निकाल रहा है। आदित्य को अपनी शर्ट पे कुछ गीला सा महसूस हुआ और उसे समझ आया कि गरिमा अब खुद पर काबू खो रही है और वो रो रही है। उसके आंसुओं को आदित्य महसूस कर रहा था, जिसके कारण उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके दिल को चीर कर रख दिया हो। मगर वो खुद नहीं टूट सकता था, क्योंकि उसे इस वक्त गरिमा को संभालना था। वो धीरे धीरे गरिमा की पीठ को सहला रहा था और उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। गरिमा रोते हुए आदित्य की बाहों में ही सो गई। जब आदित्य को महसूस हुआ अब गरिमा कोई हरकत नहीं कर रही है, तो उसने गरिमा की तरफ देखा। एक पल को तो वो डर गया कि कहीं गरिमा बेहोश तो नहीं हो गई, मगर फिर उसे सोता हुआ देख आदित्य शांत हो गया। आदित्य ने गरिमा को अपनी बाहों में उठाया और उसके बेड पर उसे लिटाकर उसे अच्छी तरह से ब्लैंकेट उड़ाकर खुद वहीं कमरे में रखे सोफे पर जाकर लेट गया। कौन है मानस सहगल? मानस के बारे में जान क्यों डर गई मनस? कैसे संभालेगा आदित्य गरिमा को? कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए पढ़िए वफा की सजा, चैप्टर 48। वफा की सजा। जहां मानस के बारे में जान मनस परेशान और बेचैन हो चुकी थी, तो वही विदर्भ के बारे में जान गरिमा भी काफी ज्यादा बेचैन और परेशान थी, और आदित्य उसे संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था। मगर गरिमा के डर का कारण विदर्भ था ही नहीं, वो तो बस अपने बच्चों का सामना नहीं करना चाहती थी। आखिर करती भी कैसे? वो एक माँ थी, अपने बच्चों को अपने सामने देख उनसे दूर रहना, आखिर ये वो कैसे कर पाती? गरिमा को बेड पर सुलाने के बाद आदित्य वहीं सोफे पर सोया हुआ था, मगर उसके आंखों से नींद कोसों दूर थी। आदित्य की रात ऐसे ही कटी और सुबह की सुनहरी किरणों के साथ ही गरिमा की नींद खुली। आंखें खुलते ही उसके सामने आदित्य खड़ा था, जिसके हाथों में कुछ ड्रेस थी। आदित्य के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। उसे देख ऐसा लग ही नहीं रहा था कि बीती रात उसने कुछ झेला भी था, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। उन कपड़ों को गरिमा को दिखाते हुए आदित्य ने कहा, तो बताइए आज अब क्या पहनने वाली है? गरिमा ने उन कपड़ों पर नजर डाली। वो कैजुअल टी शर्ट्स और जीन्स थे, कुछ वन पीस ड्रेसेस भी थी। गरिमा ने उन्हें देखते हुए कहा, ये सब मुझे क्यों दिखा रहे हो? और मैं कहाँ जा रही हूँ? तुम्हें पता है ना, मैंने लीव ले रखी है। गरिमा की बात पर आदित्य की स्माइल थोड़ी सी फीकी पड़ी, मगर उसने तुरंत ही खुद को संभाल लिया और फिर बड़ी सी स्माइल के साथ गरिमा से कहा, अरे यार, स्कूल से है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम घर पे बंद रहने वाले हैं। आदित्य की बात को न समझते हुए गरिमा ने कहा, मतलब? जिस पर आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, आज हम लोग घूमने जा रहे हैं। याद है ना, बचपन में हम लोग बचपन में कितने मस्तीखोर थे, और आज हम लोग उसी मस्ती को वापस जीने जा रहे हैं। इसीलिए हम दोनों अम्यूजमेंट पार्क जा रहे हैं। कितना लंबा वक्त हो गया है, हम लोगों ने कोई फन एक्टिविटी नहीं की। कितने साल हो गए हैं कि हम लोग अम्यूजमेंट पार्क नहीं गए। मुझे तो उस वक्त की बड़ी याद आती है, हमारा वो खेलना कूदना, हंसी मजाक और रोलर कोस्टर पर तुम्हारी कान फोरू चीख, और उसके बावजूद हर बार तुम्हारा रोलर कोस्टर पर जाने की जिद करना। एक फीकी सी स्माइल के साथ गरिमा ने कहा, उस हादसे के बाद हम लोग कभी गए ही कहाँ आदि। लंबा वक्त नहीं हुआ, लगभग 20 साल का वक्त हो चुका है। गरिमा का यह कहते ही आदित्य की स्माइल गायब हो गई और उसने अपना चेहरा एक तरफ घूम लिया। उसकी आंखों में नमी और लाली दोनों एक साथ आने लगी, मगर उसने तुरंत ही खुद को संभालने की कोशिश की और फिर हल्के भरे गले के साथ कहा, तुम क्यों उन बातों को याद करती हो? मैं तुमसे यह नहीं कहता तुम वो सब भूल जाओ, मगर बार बार उन सब बातों को याद करके अपने जख्मों को कुरेदने की जरूरत नहीं है गरिमा।
सही समय आने पर सब कुछ वैसा ही होगा जैसा हम चाहते हैं, मगर उसके चलते हम लोग जीना तो नहीं छोड़ सकते। प्लीज दोबारा उन बातों को शुरू मत कर देना, और अब जाकर रेडी हो जाओ, हम लोग अम्यूजमेंट पार्क जा रहे हैं। बात करते हुए आदित्य की आवाज में थोड़ी नाराजगी आ गई। गरिमा का बिल्कुल भी मन नहीं था कहीं जाने का, इसलिए उसने आदित्य से कहा, मुझे नहीं जाना आदि प्लीज, मेरा मन नहीं है कहीं जाने का। गरिमा की बात पर आदित्य ने कहा, मैंने तुमसे पूछा नहीं है, गरिमा बताया है जाकर रेडी हो, हम लोग जा रहे हैं। गरिमा को समझ आ गया कि वो आदित्य से बहस नहीं कर सकती, इसलिए उसने चुपचाप आदित्य की बात मान ली और रेडी होने चली गई। जब तक गरिमा रेडी होकर आई, आदित्य ने उनके पिकनिक की सारी तैयारियां कर ली थीं। कुछ स्नैक्स पैक कर लिए थे और गरिमा के लिए नाश्ता भी रेडी कर दिया था। गरिमा जब डाइनिंग टेबल के पास आई तो उसने सब कुछ रेडी देखा और आदित्य के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल देखी। उसे अपनी हरकतों पर गुस्सा आने लगा और उसे काफी पछतावा हो रहा था। फीका मुस्कुराते हुए वो डाइनिंग टेबल पर बैठ गई और नाश्ता करने लगी। नाश्ते के बाद वो दोनों ही अम्यूजमेंट पार्क के लिए रेडी हो गए और घर से निकल गए। तो दूसरी तरफ विदर्भ भी आरशी और अनीश को लेकर अम्यूजमेंट पार्क के लिए ही जा रहा था। वो कुछ ही वक्त के लिए उनके साथ था, इस वजह से वह ज्यादा से ज्यादा वक्त बच्चों के साथ बिताना चाहता था और उन्हें घुमाने लेकर जा रहा था। क्योंकि विदर्भ के जाने के बाद बच्चे भी अकेले ही होने वाले थे और उनके चेहरे पर भी ज्यादातर उदासी ही रहती। उससे पहले विदर्भ उन्हें कुछ खुशियों के बल देना चाहता था, उनके साथ कुछ पल खुशी के साथ बिताना चाहता था। बच्चे भी खुश थे और उनके चेहरे से स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा नहीं था कि उन्हें अपनी माँ की याद नहीं आती थी या वो अपनी माँ को भूल गए थे, मगर विदर्भ का किया हुआ वादा उन बच्चों को याद था कि उनके डैड ने उनसे थोड़ा वक्त मांगा था और वो उन्हें वक्त देना चाहते थे। एक तरफ अर्शी और अनीश विदर्भ के साथ अम्यूजमेंट पार्क आ चुके थे, तो गरिमा और आदित्य भी अम्यूजमेंट पार्क पहुंचा चुके थे। आदित्य ने सब कुछ पहले से ही प्लान कर लिया था और उसी के अकॉर्डिंग वो सबसे पहले गरिमा को रोलर कोस्टर ले गया। क्या मिलने वाले हैं विदर्भ और गरिमा? कैसा होगा विदर्भ और गरिमा का आमना सामना? आदित्य कैसे संभालने वाला है सब कुछ? कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए पढ़ रहिए वफा की सजा, चैप्टर 49 वफा की सजा। जहां एक तरफ आदित्य गरिमा को लेकर अम्यूजमेंट पार्क आ चुका था, तो वहीं विदर्भ भी बच्चों के साथ अब अम्यूजमेंट पार्क आया हुआ था। कल की मीटिंग के बाद वैदेही भी काफी परेशान थी। उसे अपने प्रॉब्लम के लिए कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था और वो सुबह रेडी होकर आचार्य कंग्लोमरेट के लिए निकल चुकी थी। वैदेही अगली सुबह ऑफिस आई और सीधे अपने कैबिन में अपने काम में लग गई। थोड़ी देर बाद वो मनस के केबिन में गई और उसे सारा स्केड्यूल बताया, सारे एक फाइल्स के ट्रांसलेशन किए और फिर वापस अपने कैबिन में चली गई। वैदेही को कोई सोल्यूशन समझ नहीं आ रहा था और वो किसी डिसीजन पर नहीं पहुंच पा रही थी। तो वहीं वंश ने भी घर जाने के बाद विदर्भ को मीटिंग में हुई सारी डिस्कशन के बारे में सब कुछ बता दिया। वंश अपने चेयर पर टेक लगाकर बैठा हुआ था और रात हुई विदर्भ से बातों के बारे में ही सोच रहा था। फ्लैशबैक। अपने स्टडी रूम में बैठा वंश फोन पर विदर्भ से बात कर रहा था और उसने अब तक सारी बातें विदर्भ को बता दी थीं। सब कुछ सुनने के बाद विदर्भ ने कहा, हमें इसके बारे में जल्द से जल्द कुछ सोचना होगा। वैदेही को किसी भी तरह से आरएम ग्रुप के साथ कनेक्ट करना होगा। उसके बाद हमें वैदेही से किसी एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाना है जिसके बाद वो आरएम ग्रुप से अलग होने की सोच ही ना पाए। विदर्भ की बात वंश को समझ ही नहीं आई और उसने नासमझी से कहा, मतलब तुम्हारे दिमाग में एग्जैक्टली क्या चल रहा है? वंश के सवाल का जवाब देते हुए विदर्भ ने कहा, इस बार गरिमा को हैंडल करना इतना आसान नहीं होगा। वो बच्चों तक को छोड़कर चली गई है। मैं उसे ढूंढ भी लूं तो उसे वापस नहीं ला सकूंगा। वो मेरे आसपास भी नहीं आएगी और ना ही मुझे अपने पास आने देगी। अगर ऐसे में वैदेही मुझसे कनेक्टेड रहेगी तो गरिमा को न चाहते हुए भी मेरे आसपास रहना ही होगा
और इसी का फायदा उठाकर मैं गरिमा को मनाऊंगा। अब वंश को विदर्भ की बात कुछ कुछ समझ में आने लगी थी, जिस कारण उसने कहा, ठीक है, मैं देखता हूं, मगर वैसे ही को प्रेशराइज करना, उसे हैंडल करना इतना आसान नहीं है। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा। वैसे वो लड़की काफी ज्यादा इरिटेटिंग है। विदर्भ को हंसी आ गई, मगर वंश की इस बात को इग्नोर करते हुए वंश से कहा, वैसे मुझे तुझ पर पूरा यकीन है तो उसे हैंडल कर लेगा, और वो इतनी ज्यादा भी इरिटेटिंग नहीं है। बताया था गरिमा ने, इसके बारे में थोड़ा बचपना है और काफी इंटेलिजेंट है। विदर्भ की लास्ट लाइन पर तो वंश भी अग्री करता था। आखिर उसकी बिजनेस प्रपोजल से उसने वैदेही की काबिलियत का अंदाजा अच्छी तरह से लगा लिया था, और उसकी कुछ मुलाकातों के बाद तो उसे भी यह बात समझ आने लगी थी। वंश ने हूं कहा, जिस पर विदर्भ ने कहा, तुझे वैदेही के साथ काफी ज्यादा केयरफुल रहना होगा, और जहां तक मैं अंदाजा लगा पा रहा हूं, वैदेही को आरएम ग्रुप और मेरे बारे में शायद कुछ भी नहीं पता, और अब तक मनस और आर्या ने भी उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। वंश को भी ये बात समझ में आ रही थी, क्योंकि उसे याद था कि उस वक्त मनस कुछ कहने जा रही थी, मगर आर्या ने उसे रोक दिया था और मनस को खींचकर उस प्राइवेट रूम से लेकर चली गई थी। जवाब देते हुए वंश ने कहा, यू आर राइट, वैदेही अब तक नहीं जानती, वरना वो मुझसे मीटिंग के लिए कभी राजी नहीं होती। वो काफी ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है। ऐसे ही और भी कई बातें वंश और विदर्भ के बीच हुई, जिसके बाद विदर्भ ने कॉल कट कर दी। फ्लैशबैक एंड वंश के दिमाग में यही चल रहा था कि वैदेही को अपने साथ काम करने के लिए कैसे कन्वेंस किया जाए, और साथ ही साथ वो कॉन्ट्रैक्ट जो उसे वैदेही से साइन करवाना था, उसे सबके बारे में सोचना था, और इस तरह से यह सब कुछ ऑर्गेनाइज करना था कि वैदेही का इन बातों पर ध्यान न जाए। दूसरी तरफ अम्यूजमेंट पार्क में आदित्य गरिमा को लेकर कई सारी राइड्स पर गया, जिसमें से सबसे पहली राइड तो रोलर कोस्टर थी। तो वहीं बच्चों ने भी विदर्भ से जिद की और वह उसे जायंट व्हील पर लेकर चले गए। अम्यूजमेंट पार्क आने के बाद गरिमा काफी लाइट फील कर रही थी, और इस बार उनके होठों पर आई मुस्कुराहट झूठी नहीं थी। गरिमा के होठों पर वह छोटी सी मुस्कुराहट भी उसे बेहद खूबसूरत दिखा रही थी, क्योंकि वो मुस्कुराहट सच्ची थी। गरिमा काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी और वो एक एक करके सारे राइड्स पर भी जा रही थी। आधा दिन निकल चुका था और गरिमा काफी थक चुकी थी। इस वजह से आदित्य उसे अपने साथ वहां के फूड सेक्शन की तरफ ले गया। आदित्य गरिमा के लिए हल्के फुल्के स्नैक्स ले आया, और गरिमा बिल्कुल बच्चों की तरह उन स्नैक्स को खा रही थी, और वो खा कम रही थी, अपने चेहरे पर ज्यादा लगा रही थी। आज गरिमा अपना बचपन जी रही थी। स्नैक्स खत्म करने के बाद आदित्य गरिमा के लिए आइसक्रीम ले आया। गरिमा जैसे अपने हर एक परेशानी को भूल चुकी थी, और वो आइसक्रीम खाते हुए उस आइसक्रीम को अपनी नाक पर भी लगा चुकी थी। आदित्य गरिमा को इस तरह से खुश और शांत देख बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। आदित्य की खुशी तो गरिमा की मुस्कुराहट में ही थी, जो आज उससे मिल रही थी। बच्चे भी काफी ज्यादा थक चुके थे, और वो भी विदर्भ के साथ फूड सेक्शन की तरफ आ चुके थे, और बॉडीगार्ड भी उन लोगों के पीछे ही थे। आदित्य गरिमा आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे, और गरिमा के फेस पर आइसक्रीम लगा देख आदित्य को हंसी आ रही थी, और उसने हंसते हुए गरिमा से कहा, बिल्कुल बच्ची बन गई हो, कैसे बच्चों की तरह खा रही हो, अपना चेहरा तक गंदा कर लिया, बस कपड़े ही गंदे करना बाकी है। आदित्य के इस तरह कहने पर गरिमा ने अपना मुंह बना लिया और आदित्य से कहा, इतना ही बुरा लग रहा है तो लेकर क्यों आए, मत लाते, इतनी ही एम्बैरेसमेंट हो रही है तो। कहकर गरिमा ने बच्चों की तरह अपना मुंह फुला लिया। कैसे मनाएगा आदित्य गरिमा को? कैसे रिएक्ट करेगी गरिमा विदर्भ और बच्चों से मिलने के बाद? क्या विदर्भ और वंश होंगे अपने प्लान में सक्सेसफुल? कहानी में आगे क्या हुआ, जानने के लिए पढ़िए वफा की सजा, चैप्टर 50। वफा की सजा। आदित्य और गरिमा अम्यूजमेंट पार्क में थे, और वो लोग काफी एंजॉय कर रहे थे। गरिमा काफी खुश थी, और गरिमा को खुश देखकर आदित्य काफी खुश था।
आइसक्रीम खाते हुए गरिमा ने आइसक्रीम अपने चेहरे पर भी लगा ली थी, जिस वजह से आदित्य उसका मजाक उड़ा रहा था, जो कि गरिमा को बड़ी बुरी लगी, जिस पर गरिमा ने भी आदित्य को सुना दिया। गरिमा की डांट सुनने के बाद आदित्य ने कहा, अच्छा अच्छा, सॉरी नहीं कहूंगा, मैं तुमसे नहीं जीत सकता। आदित्य की माफी पर गरिमा सैटिस्फाइड हुई और उसने आगे आदित्य से कुछ नहीं कहा। बच्चों के साथ विदर्भ फूड सेक्शन की ओर गया था। फूड सेक्शन में काफी ज्यादा भीड़ थी, जिसकी वजह से न गरिमा ने विदर्भ और बच्चों को देखा और न ही बच्चों और विदर्भ ने गरिमा को। आदित्य और गरिमा आइसक्रीम खाते हुए फूड कोर्ट से बाहर आ गए और वो लोग लगभग बच्चों और विदर्भ को क्रॉस करते हुए ही फूड कोर्ट से बाहर निकले थे, मगर किसी की भी नजर एक दूसरे पर नहीं पड़ी थी। आदित्य गरिमा को लेकर कुछ और राइड की ओर बढ़ गया, तो वही फूड कोर्ट में बच्चे भी अपना मील एंजॉय कर रहे थे और बच्चों के साथ विदर्भ भी बच्चा बन चुका था। वो लोग एक साथ काफी अच्छे लग रहे थे। खाने के बाद गरिमा और आदित्य थोड़ी देर इधर उधर टहले और फिर आदित्य गरिमा को खींचकर स्काई ड्रॉप लेकर चला गया। गरिमा को डर तो बहुत लग रहा था, मगर उसे एडवेंचर काफी ज्यादा पसंद था, इसलिए वो डरते हुए स्काई ड्रॉप में चली गई। राइड जैसे ही स्टार्ट हुई, गरिमा ने डर के मारे आदित्य को पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद की और वह बहुत तेजी से चीखने लगी। गरिमा का चेहरा आदित्य के करीब ही था, जिस वजह से उसकी चीख सुन आदित्य ने अपने कान पर हाथ रख ली और अपना सर गरिमा से थोड़ा दूर करने की कोशिश की। आदित्य को उस राइड से ज्यादा डर गरिमा की चीख से लग रहा था। उसे तो लग रहा था उसके कान के पर्दे ही फट जाएंगे। काफी देर के बाद जब राइड खत्म हो गई तो गरिमा ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपने सीने पर हाथ रखते हुए जल्दी से उस राइड से बाहर निकली। गरिमा के सांस काफी तेज थी। आदित्य ने उससे झुंझलाकर कहा, यार, तुम्हें इस तरह की राइड पर भी जाना होता है और तुम मेरे कान के पास आकर चीखती हो। यार, ये तो गलत बात है। अरे मानता हूँ डर लगता होगा, मगर कान के पास कौन चीखता है? तुम्हें मुझ पे बिल्कुल तरस नहीं आता। एल गरिमा ने आदित्य को मारते हुए कहा, मुझे खींचकर कौन ले गया था? तुम्हें नहीं पता है कि मुझे कितना डर लगता है। दांत पीसते हुए आदित्य ने कहा, पर मुझे ये भी पता है कि तुम्हें इस तरह की राइड्स पर ही जाना होता है। मैं नहीं लेकर जाता तो तुम खुद मुझे लेकर जाती और तब भी तुम ऐसे ही चीखती। वो लोग इसी तरह से बहस करते हुए दूसरी राइड की तरफ बढ़ गए। बच्चों की तरह गरिमा के साथ तू मैं करना। आदित्य को बड़ा मजा आ रहा था। वो लोग भले ही झगड़ रहे थे, मगर इस लड़ाई में भी एक खुशी आदित्य महसूस कर रहा था। इसी तरह उन लोगों ने कई सारी राइड्स ली और देखते ही देखते शाम होने लगी। वो लोग इसी तरह से लड़ते झगड़ते कई सारी राइड्स का मजा लेते हुए अब अम्यूजमेंट पार्क से बाहर निकल रहे थे। इस दौरान कई बार विदर्भ और बच्चे भी उन लोगों को क्रॉस हुए, मगर उनमें से किसी की भी नजर एक दूसरे पर नहीं पड़ी थी। परती भी कैसे? अम्यूजमेंट पार्क कोई नॉर्मल जगह थी नहीं। वहां पहले से ही काफी ज्यादा भीड़ थी। आदित्य और गरिमा अम्यूजमेंट पार्क से बाहर निकल रहे थे और वो लोग काफी थके हुए थे। बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे थे और तभी कोल्ड ड्रिंक पीते हुए अनिश की नजर गरिमा पर पड़ गई और कोल्ड ड्रिंक पीते हुए उसके हाथ रुक गए। वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया और जल्दी से उस तरफ भागने लगा जहां उसने गरिमा को देखा था। भागते हुए वो चिल्ला रहा था, मम्मा मम्मा, मगर काफी ज्यादा भीड़ गरिमा के कानों में ये आवाज नहीं पड़ी थी। वो आदित्य से लड़ते हंसते मुस्कुराते गेट की तरफ बढ़ रही थी। तो वहीं विदर्भ अनीश की इस हरकत पर अचानक से चौंक गया और उसे भागता हुआ देख अर्शी को बॉडीगार्ड के हाथों में सौंपकर तेजी से अनीश को पकड़ने के लिए दौड़ गया। अनीश लगातार भाग्य जा रहा था और वो चीखते हुए कह रहा था, मम्मा रुको, मम्मा मम्मा रुको। विदर्भ के कानों में जब ये बात गई तो वो चौंक गया और उसने अनीश को पकड़ा और उसे अपनी गोद में ले लिया, मगर अनिश
बहुत ज्यादा रोने लगा। विदर्भ उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहा था और अनीश को चुप करवाते हुए विदर्भ ने कहा, कोई नहीं है बेटा, कोई नहीं है, आपको कोई गलत फहमी हुई है। अनीश ने रोते हुए कहा, मुझे मम्मा के पास जाना है डैड, मम्मा यही है, वो चली जाएंगी, मुझे मम्मा चाहिए। अनीश की बात पर विदर्भ चौंक गया। उसे विश्वास तो नहीं हो रहा था, मगर वो इस बात पर विश्वास करना चाहता था। वो मानना चाहता था कि गरिमा उसके आस पास ही है, और एक उम्मीद के साथ उसने अपनी नजरें तेजी से इधर उधर दौड़ाईं। इस वक्त तक बॉडीगार्ड भी अर्शी के साथ वहां आ चुके थे। अर्शी ने अनीस को देखकर कहा, तू रो क्यों रहा है? तुम्हें इस तरह भागना नहीं चाहिए, ये गलत बात है। जिस पर रोते हुए अनीस ने कहा, मुझे मम्मा के पास जाना है, मम्मा जा रही है। क्या तुझे मम्मा के पास नहीं जाना? अनीश की बात पर अर्शी चौंक गई और उसने कहा, मम्मा कहाँ है? कहाँ है मम्मा? तुमने कहाँ देखा मम्मा को? अनीश ने एक तरफ इशारा किया तो गरिमा भी उस ओर देखने लगी और अपनी माँ को ढूंढने लगी। विदर्भ भी अनिश के बताए हुए डायरेक्शन की तरफ ध्यान से देखने लगा और गरिमा को तलाश करने की कोशिश करने लगा। आखिर उसका बच्चा उससे झूठ तो नहीं कहेगा? दोनों ही बच्चे काफी रोने लगे थे और अपनी मम्मा को पुकार रहे थे। विदर्भ उस भीड़ में गरिमा को ढूंढने की कोशिश कर रहा था और अचानक उसकी नजर दूर जाती हुई गरिमा पर पड़ी। उसने फौरन ही अनीश को बॉडीगार्ड को सौंपा और गरिमा की ओर दौड़ लगा दी। उस वक्त तक गरिमा गेट को क्रॉस कर चुकी थी। क्या पहुंच जाएगा विदर्भ गरिमा तक? क्या होगा गरिमा का फैसला? आगे क्या करेगा विदर्भ? मम्मा को देखने के बाद क्या करने वाले हैं अर्शी और अनीश? कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए प्रिय वफा की सजा